हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 59 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, किसी भी इकॉनमी में स्पेशली जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ होती हैं वहाँ आपको दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। पहला तो होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकॉनमी में, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। देखने में तो वो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लगती है, पर एक्चुअली में वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये कैसे होता है, कहाँ प्रेवलेंट होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। दूसरी तरह की जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट या सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और देखिए, इस लेक्चर से पहले मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कोई व्यक्ति कुछ एबिलिटीज़ रखता है और एबिलिटी के साथ साथ वो विलिंगनेस टू वर्क भी रखता है, लेकिन वो अपने एबिलिटीज़ से सूटेड जॉब या वर्क अगर वो नहीं पा रहा है, उसे नहीं मिल पा रहा है, तो उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। और उस अनएम्प्लॉयमेंट को एक्चुअली में इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये दिखाई देता है कि हमें पता चलता है कि हाँ, इतने लोग हैं जिनके पास कुछ एबिलिटीज़ हैं और वो काम करने को लेके विलिंग हैं, पर उनको अपने एबिलिटीज़ से सूटेड जॉब्स या वर्क नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी को हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, तो वो सारे क्लासिफिकेशंस हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा और वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो मैंने लिखा है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर मोर नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड टू डू सम वर्क देन एक्चुअली या ऑप्टिमली नीडेड। यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, इंडिया में हमारे टोटल वर्क फोर्स का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 48 to 49% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है और एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 14%। अब हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो इस तरह का है कि अगर मान लीजिए कोई फार्म है तो उस फार्म पे पूरा परिवार, उस परिवार में जो भी लोग वर्किंग एज ग्रुप में है या जो लोग काम कर सकते हैं वो सारे लोग उस फार्म पे काम करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में जितने लोग उस फार्म पे चाहिए थे उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है। और वो उनकी ज़रूरत क्यों नहीं है वो हम इस इलस्ट्रेशन में समझेंगे। और जब भी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसके क्या नुकसान होते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं, इससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देखिए, मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है। एक एग्जांपल है, सपोज कि एक ये फार्म है, यानी एक प्लॉट है, या ठीक है, एक एग्रीकल्चर फील्ड है
और इस प्लॉट या एग्रीकल्चर फील्ड पे ये 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो 2 वर्कर इस फार्म पे काम करके 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एक तीसरा वर्कर आता है और वो कहता है मुझे भी आप अपने साथ इस फार्म पे रख लो। अब 2 वर्कर पहले से थे, ये रेड यानी ये तीसरा वर्कर जुड़ता है और सेम फार्म पे अब 3 वर्कर काम कर रहे हैं और 3 वर्कर काम करके जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं वो स्टिल 2 क्विंटल ऑफ वीट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस फार्म पे पहले 2 वर्कर काम कर रहे थे वो भी 2 क्विंटल वीट पैदा कर रहे थे, उसी फार्म पे अब 3 वर्कर काम करके भी 2 क्विंटल वीट पैदा कर रहे हैं। यानी ये जो थर्ड वर्कर ऐड हुआ है इसने प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। इस थर्ड वर्कर की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट 0 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिचुएशन ये बन रही है कि विद एडिशन ऑफ थर्ड वर्कर नो एडिशनल प्रोड्यूस हैज हैपेंड, ठीक है। तो अगर ये तीसरा वर्कर प्रोडक्शन में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन 0 है। या इसको कहने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो भी हमारा लेबर होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर इनपुट होता है। तो जब हमने एक वर्कर बढ़ाया यानी एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट एम्प्लॉय किया तो हमारा आउटपुट जो उस एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट की वजह से जो चेंज इन आउटपुट है वो 0 है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तीसरे वर्कर की जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। तो आग इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये तीसरा वर्कर इस फार्म पे आके काम कर रहा है, देखने में तो लग रहा है ये काम कर रहा है, और अब ये 2 क्विंटल जो पहले 2 लोगों में बट रहा था अब 3 लोगों में बटेगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट दिख रही है पर इसकी ज़रूरत थी नहीं, बिकॉज इसकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, यानी इसका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। अब इस तरह से कोई और सिचुएशन ले लें, यानी कोई और सिचुएशन ले जहाँ पे कोई फॉर्म है वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे थे, 3 नए लोग आ जाते हैं। तो वो जो 3 नए आएंगे अगर उनकी वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो तीनों का मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में सिचुएशन ये बनती है कि जितने लोग की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबका मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन 0 होता है। और चूंकि वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन 0 कर रहे हैं यानी उनका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। और दूसरी बात है कि अब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें उनका भी शेयर है, तो जो पर कैपिटा जो शेयर या आउटपुट मिलनी है वो घट जाती है, ये लॉस होता है। तो आगे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज दीज लॉसेस। अगर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो ये मेनली 3 तरह के लॉस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लॉस ऑफ रेवेन्यू। देखिए सेम फॉर्म पे जब 2 वर्कर थे, 2 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा था, तो एक फार्मर को मतलब पर फार्मर 1-1 क्विंटल वीट मिल रहा था। 3 फार्मर मिलकर अगर 2 क्विंटल उगाएंगे तो अब पर फार्मर कितना मिलेगा? 0.66 क्विंटल। यानी कि पहले 2 फार्मर का जो रेवेन्यू है वो गिर गया। दूसरी बात क्या है कि इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, यानी 2 फार्मर मिलके 2 क्विंटल बना रहे थे, अब 3 फार्मर मिलके 2 क्विंटल बना रहे हैं। यानी कि जो पहले सिस्टम था वो एफिशिएंट था। एडिशनल इनपुट बढ़ने से अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब है सिस्टम हैज़ बिकम इनएफिशिएंट। और ये इनएफिशिएंट कैसे? क्योंकि सेम प्रोडक्शन अगर अब 3 वर्कर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कोई वर्कर 2 काम कर रहे होंगे तो तीसरा बैठा होगा, टाइम पास कर रहा होगा। यानी कि अगर इनपुट बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब है सिस्टम इनएफिशिएंट होते जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से कोई और इंडस्ट्री ले लें, अगर फैक्टर इनपुट बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम की एफिशिएंसी बस गिर रही है, यानी सिस्टम इनएफिशिएंट होते जा रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अनरिक्वायर्ड वर्कर से 0।
वो तीसरा वर्कर नॉट रिक्वायर्ड था, तो वो ऐड होकर भी कोई प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। अब लॉस ऑफ रेवेन्यू को एक बात ऐसे समझिए कि इंडिया में ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का कारण कैसे बनता है। मान लीजिए ये फार्म जो है, ये मान लीजिए ये दोनों वर्कर एक फैमिली से आते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, और ये दोनों एक फैमिली से आते हैं, इनका अपना एक फार्म है। जब हस्बैंड वाइफ 2 क्विंटल वीट उगा रहे थे, मान लीजिए ये तीसरा जो बंदा है ये उनका एडल्ट चाइल्ड है, मतलब लड़का है, मान लीजिए ये 20 साल का है। तो अब फैमिली के 3 लोग मिलके भी 2 क्विंटल उगा रहे हैं, तो पर पर्सन जो आउटपुट निकल कर आया वो 0.66 क्विंटल है। यानी कि देखिए 3 लोग मिलके जब सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पर पर्सन शेयर गिर गया, और ये पॉवर्टी की वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है इंडिया में। अगर मान लीजिए सिचुएशन ये होती कि हस्बैंड वाइफ 2 क्विंटल उगा रहे होते हैं, ये जो तीसरा पर्सन है जो उनका बेटा है, ये इसी फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बजाय कोई और काम अगर ये करता, तो 2 क्विंटल तो वीट घर आता ही, प्लस ये जो और काम करता उससे कुछ और आउटपुट घर में आता, यानी इनकी इनकम बढ़ती। जबकि तीनों मिलके एक ही फार्म पे काम करने लगे और सेम प्रोड्यूस, तो पर शेयर पर पर्सन जो शेयर था वो गिर गया। तो अगर रेवेन्यू गिर गया तो इनकम गिर गया, ठीक है, तो पॉवर्टी को ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और हिडन क्यों? क्योंकि देखिए ये तीसरा व्यक्ति लग तो रहा है काम कर रहा है, और अब इसका शेयर भी मिल रहा है 0.66 क्विंटल, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर इसकी एक्चुअल में ज़रूरत होती तो फिर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, 2 क्विंटल के बजाय 3 क्विंटल होना चाहिए था, या 4 क्विंटल होना चाहिए था, या एटलीस्ट 2.5 क्विंटल होना चाहिए था। तो अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो चाहे एक व्यक्ति ऐड करो चाहे जितने, वो अपना आउटपुट में शेयर लेंगे, वो काम करते हुए नज़र आएंगे, पर इनका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। और ऐसे जितने भी अनरिक्वायर्ड लेबर्स बढ़ते जाते हैं, ये पूरे सिस्टम को इनएफिशिएंट कर देते हैं। जब 2 वर्कर काम कर रहे थे तो ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम था, ये दोनों टाइमली कोऑपरेट करके काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग हार्ड। तीसरे के जुड़ने से सेम प्रोड्यूस हो रहा है सेम टाइम फ्रेम में, मतलब सेम टाइम में। इसका मतलब है कि अब इनमें से कोई एक काम चोरी कर रहा होगा, फिर वो काम कर रहा होगा, दूसरा काम चोरी, यानी पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया। तो इस तीसरे ने पर पर्सन शेयर भी गिरा दिया, सिस्टम को भी इनएफिशिएंट बना दिया, ठीक है। तो जितने भी वर्कर्स के बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, उन सब की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो सब एक तरह से प्रोडक्शन में जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, और वो सब नहीं होने चाहिए थे उस जॉब में, लेकिन अगर वो हैं तो वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा कर रहे हैं। अब दूसरा चीज़ होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखने में लगेगा तीनों काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली अगर उसको कॉन्सेप्चुअली मेजर करें कि प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, अगर 3 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक को हटा के 2 लोग भी अगर सेम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। तो वो हमें कॉन्सेप्चुअली मतलब आउटपुट लेवल को मेजर करके, चेंज इन आउटपुट को मेजर करके ही समझना होगा। लेकिन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि बेरोज़गारी दिखाई देती है, कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ एबिलिटी है, वो काम करना चाहता है, पर उसको अपने एबिलिटी से सूटेड कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो घर बैठा होगा या नौकरी की तलाश में होगा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो ये बेरोजगार है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज सेम एज इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट और सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब सवाल है कि ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब नीचे जितने भी मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँगा, ये सारे ही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं।
तो देखिए तीसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज़ अ काइंड ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, लेट्स टेक सम ब्रेक। ओके तो तीसरे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है विच इज़ कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इन एनी इकोनॉमी। यानी अगर किसी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो बेरोजगारी होती है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी से मेरा क्या मतलब है। किसी भी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी मेनली ये 3 तरह की हो सकती हैं। वेट अ सेकेंड, बाहर से काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। ओके तो हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इन एनी इकोनॉमी। तो अब किसी भी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ा अगर स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी आपको किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिलेगा तो वो है स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जिस भी इकोनॉमी में स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल होती है वहाँ ये एक पॉवर्टी ट्रैप की तरह काम करती है, ठीक है, क्योंकि अगर स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल है तो वहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि लो फैक्ट्रीज़ होंगी, मतलब कम से कम फैक्ट्रीज़ होंगी, उनमें लोअर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, लेस इक्विपमेंट होगा। तो ऐसी इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी लो होती है तो प्रोडक्शन लो होती है। लो प्रोडक्शन मतलब लो जीडीपी, लो जीडीपी मतलब लो इनकम। अगर इकॉनमी में इनकम ही लो है तो सेविंग्स लो होंगी, तो लो इन्वेस्टमेंट, और फिर स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल बना रहता है अनटिल और अनलेस कि उस देश की गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन के किसी बैंक या किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले और अपने यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, अपने यहाँ वो नई फैक्ट्रीज लगाएं, बेहतर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें और अपने मैन पावर का जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करें। तो अगर स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल है तो इसका मतलब है कि लो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अगर उस देश में पैसे की कमी है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो कम फैक्ट्रीज होंगी, तो लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की वजह से लो इन्वेस्टमेंट होगा और लो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो कम होगा। तो ऑब्वियसली बाकी जो लोग हैं जिनके पास सर्टेन एबिलिटीज़ हैं और काम करना चाहते हैं उनको काम ही नहीं मिल पाएगा, बिकॉज उतनी एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट नहीं हो रही है। तो स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दूसरी जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है वो है अनस्किल्ड लेबर। जैसे मान लीजिए कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर वहाँ प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन अच्छा नहीं है, या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हैं, तो जो वहाँ पे लेबर होगा उसकी स्किल्स या एबिलिटीज़ कम होंगी। और अगर लेबर की स्किल या एबिलिटीज़ कम है या वो अनस्किल्ड है तो उसकी एम्प्लॉय एबिलिटी कम होती है। और जब भी लेबर की या वर्क फोर्स की एम्प्लॉय एबिलिटी कम होती है तो उसको जल्दी नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि हायर द एम्प्लॉयबिलिटी यू विल हैव हायर चांसेस टू गेट अ जॉब, लोअर द एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स लोअर चांसेस टू गेट अ जॉब। तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है। तीसरी तरह की स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी हो सकती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी अगर किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो ऑब्वियसली उस देश में इन्वेस्टमेंट कम होगा, कम कंपनीज वहाँ फैक्ट्री लगाएंगी, अपनी ऑफिसेस खोलेंगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो उस
इकॉनमी या देश में बिजनेस करना भी आसान नहीं होगा, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB ये भी कम हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस हो जाता है। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली फिर वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो जब भी हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम इकॉनमी में इन डेफिशिएंसीज की बात करते हैं कि इकॉनमी सफ़र स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल, इकॉनमी सफ़र्स फ्रॉम अनस्किल्ड लेबर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनके कुछ इस तरह की एनालिटिकल सिचुएशन बनती है। चौथी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो देखने को मिलती है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। वेट अ सेकेंड। ओके, तो चौथी तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आपको देखने को मिलेगा डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, वो भी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाई हुई हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका डेफिनेशन कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू साइक्लिकल अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन लेवल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेवल विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। तो जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं वहाँ आपको जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो उनकी रियल GDP या उनका जो प्रोडक्शन लेवल है विद द टाइम, उनके प्रोडक्शन लेवल में आपको अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, और उसे हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहते हैं। और बेसिकली ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन लेवल में, ये बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से मतलब उसके बराबर होती है या स्लाइटली कम होती है, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जो प्रोडक्शन है वो एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है, और अगर सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से स्लाइटली ज़्यादा है और अगर फर्दर रिडक्शन होता है एग्रीगेट डिमांड में तो सप्लाई गिरेगी, यानी प्रोडक्शन गिरेगा। ठीक है, क्योंकि अगर फर्दर एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो प्राइसेस गिरेंगे तो सप्लाई गिरेगा, यानी प्रोडक्शन गिरेगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूजुअली कॉज ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। ओके, और ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये एग्रीगेट डिमांड में गिरावट की वजह से होता है, एंड इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कीनेसियन थ्योरी। ओके, तो अब ये कैसे होता है देखिए कि पहले तो ये समझिए कि बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या होते हैं। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, यहाँ पे हम बस ब्रीफली देखेंगे कि वाई एक्सिस पे अगर हम रियल GDP की बात कर रहे हैं, अब रियल GDP का मतलब क्या है कि उस इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल रहे हैं बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे। यानी जब भी हम प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं करंट ईयर मार्केट प्राइस पे तो नॉमिनल GDP कहलाता है, और जब भी हम प्रोडक्शन की वैल्यू बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो रियल GDP। तो रियल GDP और नॉमिनल GDP में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली इन्फ्लेशन का होता है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस समय के साथ नहीं बढ़ रही हैं तो। ठीक है, तो देखिए बिजनेस साइकिल कैसे होता है कि वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, लाइक ये जो कर्व है ये कर्व की तरफ, इसी को हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहते हैं। अब इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, तो जो OA स्टेज है OA, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन फेज या बूम फेज। A से B तक का जो फेज है इसको हम बोलते हैं रिसेशन। ओके, या कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन में क्या होती है कि इकोनॉमी सिकुड़ रही होती है, यानी कि प्रोडक्शन फॉल कर रहा होता है। बूम फेज या एक्सपेंशन में इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ता है, और उनके क्या फीचर्स होते हैं अलग अलग फेज में वो भी हम देखेंगे। और फिर अगर किसी इकोनॉमी में प्रोलॉन्ग रिसेशन है
तो वो डिप्रेशन का सिचुएशन बना लेता है। और फिर जब इकॉनमी इस डिप्रेशन या रिसेशन से रिकवर करती है तो उसे रिकवरी फेज बोलते हैं। तो बी से सी तक का जो फेज है वो रिकवरी है, एंड द इकॉनमी विल कीप फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये समय के साथ होता है। डेवलप्ड इकॉनमीज़ में यह देखने को मिलता है बिकॉज उनके यहाँ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो जब भी एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है तो प्रोडक्शन फॉल करता है, और फिर इस तरह की, और ये जो रेड लाइन है ये ग्रोथ ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है। अब देखते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं अलग अलग फेजेस में, और फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है। तो देखिए मैंने लिखा है 3 फेज होते हैं, बूम फेज या एक्सपेंशन फेज, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन फेज, एंड देन रिकवरी फेज या इकॉनमी फिर से एक्सपैंड करती है। तो जब भी इकॉनमी अपने एक्सपेंशन या बूम फेज में होती है उस समय प्रोडक्शन लेवल हाई होता है। ईजी का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो प्रोडक्शन अगर हाई है यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तेज़ी से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होता है। ओके, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि नई नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको बूम फेज में गिरते हुए दिखाई देगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये रिड्यूस होता है। ठीक है, और बूम फेज में चूँकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, देयर इज़ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस भी ऊपर होते हैं, यानी हाई इन्फ्लेशन होता है, और ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड हाई होता है। जब रिसेशन आता है, इसका रिसेशन क्यों आता है, जब भी एग्रीगेट डिमांड गिरता है तो प्राइसेस गिरती हैं, सप्लाई गिरता है तो प्रोडक्शन गिरता है। तो रिसेशन में आपका प्रोडक्शन फॉल होता है, यानी सारी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी। बूम फेज में जो भी आपको इकॉनमी में नज़र आता है, प्रोडक्शन को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, डिमांड को लेके, ये सब उल्टा हो जाता है रिसेशन में, यानी प्रोडक्शन लेवल फॉल कर जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रास्टिकली फॉल कर जाती है। या फिर टेक्निकली अगर हम देखें, रिसेशन का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई भी इकॉनमी कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार 2 क्वार्टर तक अगर निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करती है तो हम उसे रिसेशन कहते हैं। पर ये जो डेफिनेशन है कि 2 क्वार्टर तक नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डेवलप्ड इकॉनमीज़ के लिए है, क्योंकि देखिए डेवलप्ड इकॉनमीज़ में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो 1.5% से 2.5% के बीच में होता है। तो अगर उनके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगा तो वो जल्दी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर डेवलपिंग इकॉनमी, अगर हम इंडिया या चाइना की बात करें, अगर यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ 7 या 8% का है, तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अगर डेवलप्ड इकॉनमी 2% से ग्रो कर रही है, और अगर एक क्वार्टर में अगर वो 1% गिरती है तो वो 1% पे आ जाएगी, फर्दर गिरावट होता है तो वो 0.5 या जल्दी से नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जो इकॉनमी ऑलरेडी 8% पे ग्रो कर रही है, ये अगर 4% भी गिर जाएगा तो ये 4% लेवल पे आएगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 5% गिरेगा तो भी ये 3% के ग्रोथ लेवल पे होगा। यानी जब भी हम डेवलपिंग इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो प्रैक्टिकली रिसेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्रास्टिकली गिर जाना। यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 7 या 8% का है, वो वहाँ से गिरते हुए 2-3 क्वार्टर में अगर वो गिर कर 2 या 3% पे आता है तो दिस इज़ डेफिनेटली अ रिसेशन। ठीक है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में अगर 2 क्वार्टर तक इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो जाए देन इट इज़ अ रिसेशन। ठीक है, तो जब भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्रास्टिकली फॉल कर जाना 2-3 क्वार्टर तक रिसेशन कहलाता है, और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर तक नेगेटिव होना। ठीक है जी, अब देखिए रिसेशन में प्रोडक्शन फॉल करता है, ग्रोथ गिरता है या नेगेटिव हो जाता है, और जब भी प्रोडक्शन गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज़ की रेवेन्यू गिरती है, वो कॉस्ट कटिंग करेंगे यानी एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ करेंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा,
देयर विल बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और फिर क्या होता है, चूँकि सप्लाई क्यों गिरा था, बिकॉज प्राइसेस रिड्यूस हो गई थी। और अगर फर्दर सप्लाई मतलब फर्दर प्राइसेस गिरती हैं तो जो जिस प्राइस लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही थी, अब अगर उससे नीचे के प्राइस पे आ गई, यानी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाता है, इसी नेगेटिव इन्फ्लेशन को हम डिफ्लेशन कहते हैं। यानी रिसेशन के दौरान हमें डिफ्लेशन या नेगेटिव इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। एग्रीगेट डिमांड भी गिर जाती है। और अगर यही रिसेशन प्रोलॉन्ग हो जाए तो डिप्रेशन, यानी ये सारी चीज़ें बहुत सीवियर हो जाती हैं, ठीक है। और अगर रिसेशन से पहले की जो स्टेज होती है उसको इकोनॉमिक स्लो डाउन कहते हैं। यानी ये प्रोडक्शन का गिरना, ग्रोथ का गिरना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, इन्फ्लेशन का मतलब गिरना या नेगेटिव इन्फ्लेशन होना, अगर ये सब कम टाइम के लिए हो रहा है और इनकी जो सिवियरिटी है अगर वो कम है, लो है, तो उसे स्लो डाउन कहेंगे। जब इनकी सिवियरिटी सिग्निफिकेंट हो जाती है, यानी 2 क्वार्टर तक इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव होना या इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्रास्टिकली फॉल करना रिसेशन कहलाता है। और ये सारी चीज़ जब सीवियर हो जाती हैं देन इट इज डिप्रेशन। और कोई भी इकोनॉमी जब इन सिचुएशन से रिकवर करती है तो उसे रिकवरी फेज कहते हैं। तो रिकवरी फेज में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बूम फेज में देखने को मिल रही थी। यानी फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने लगेगा, नेगेटिव इन्फ्लेशन पॉजिटिव इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन रेट अब बढ़ने लगेगा। और जब भी इन्फ्लेशन नेगेटिव से पॉजिटिव होकर बढ़ रहा होता है उस सिचुएशन को हम रिफ्लेशन कहते हैं। और रिफ्लेशन आपको रिकवरी फेज में देखने को मिलेगा और डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगता है। तो जब भी हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इकोनॉमी जब भी एग्रीगेट डिमांड फॉल करने की वजह से जब रिसेशन में जाती है तो इस रिसेशन के दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उसी को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जो रिसेशन के दौरान आ रही है, इट इज़ यूजुअली कॉज बिकॉज ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। पर एग्रीगेट डिमांड के अलावा और भी कारण हो सकते हैं रिसेशन के लिए। फॉर एग्जांपल 2008 में जो यूएस हाउसिंग क्राइसिस था या जो सब प्राइम क्राइसिस था वो बेसिकली एक तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से क्राइसिस क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी कोलैप्स कर गया था, उसकी वजह से रिसेशन आई थी, ठीक है। जबकि 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था इट वाज बिकॉज ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। तो जब भी देखिए जो 2008 का यूएस हाउसिंग रिसेशन था वो प्राइमरली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। और वो भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, यूएस हाउसिंग रिसेशन या सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है। तो रिसेशन एग्रीगेट डिमांड में फॉल की वजह से भी हो सकता है या कोई इकोनॉमी में बड़ा स्ट्रक्चरल फेल्योर या फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, किसी भी वजह से अगर रिसेशन बनता है उस दौरान पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। साइक्लिकल क्यों? बिकॉज वंस द इकोनॉमी विल स्टार्ट रिकवरिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल स्टार्ट सॉल्विंग, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस होने लगेगा एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बिकम मिनिमम, जो बूम फेज में था लगभग उस रेट पे आ जाएगा जब ये रिकवरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली मैंने बोला कि इट इज़ ऑफन कॉज ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड एंड इट इज़ एज पर द केनेजियन थ्योरी, ठीक है, केनेजियन। और इसी के बाद अगला जो इसी से एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इट इज़ गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीनीज, ओके। तो जॉन मेनार्ड कीनीज ही वॉज ए इकोनॉमिस्ट और इन्होंने ही केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट दिया था। बेसिकली इनकी थ्योरी ये थी कि जब भी किसी इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड गिरता है तो एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से प्राइसेस गिरती हैं, तो सप्लाई गिरता है, प्रोडक्शन गिरता है
और जब भी प्रोडक्शन गिरेगा तो कंपनीज की रेवेन्यू गिरेगी, कॉस्ट कटिंग करेंगे, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे। उस दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में देखने को मिलता है वो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के गिरने की वजह से हुआ था, और ये थ्योरी जॉन मेनार्ड किनीस ने दिया था, और इसीलिए हम इसे किनीसियन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो किनीसियन अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में फ़र्क क्या है कि देखिए, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये कह रहा है कि रिसेशन के दौरान आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट, और रिसेशन की जो एक बड़ी वजह है वो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड है। पर रिसेशन सिविल वॉर की वजह से भी हो सकती है, कोई स्ट्रक्चरल फेल्योर होता है, कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर आता है, या फाइनेंशियल क्राइसिस या बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। ये सारी चीज़ें रिसेशन को पैदा कर सकती हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का, जबकि जो किनीसियन अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब जो छठा अनएम्प्लॉयमेंट है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज़ प्रिवलेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग लीन सीजन। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो मैंने बताया आपको कि हमारा तकरीबन 49% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जब भी लीन पीरियड या लीन सीजन आता है तो उस वक्त जो भी एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं उनके पास काम नहीं होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ अगर हम एक साल की बात करें तो हमारे यहाँ जो पहला मतलब जो मानसून, जब भी मानसून आता है इंडिया में तो जून जुलाई टिल मिड अगस्त, ये हमारा मानसून की वजह से क्रॉपिंग सीजन होता है, और मानसून के दौरान जो भी क्रॉप लगाए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप कहते हैं, और यहाँ पे मैंने राइस का एग्जांपल दिया है। तो जून जुलाई और मिड अगस्त अगर ये क्रॉपिंग सीजन है तो एग्रीकल्चर लेबरर्स के पास, ठीक है, क्रॉपिंग की वजह से काफ़ी सारा काम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन उसके बाद फिर लीन पीरियड आता है कि एक बार क्रॉपिंग हो गया, फिर अगस्त से लेकर मिड अक्टूबर तक एज सच कोई ख़ास काम नहीं होता है। तो ये जो लीन पीरियड है इस वक्त एग्रीकल्चर लेबरर्स के पास काम नहीं होता है। तो ये जो लीन पीरियड में काम ना होने की वजह से जो बेरोजगारी है उसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर से आता है, अब चूँकि अभी आपने क्रॉपिंग किया है तो इसको हार्वेस्ट भी करना होगा, तो हार्वेस्ट सीजन राइस का स्टार्ट हो जाता है आपका मिड अक्टूबर से, एंड इट इज़ फिनिश बाय मिड ऑफ नवंबर। ठीक है, तो ये तो खरीफ क्रॉप को लेके हो गया। फिर दूसरा जो लीन पीरियड क्रिएट होता है वो रबी क्रॉप के दौरान। तो रबी क्रॉप हम मिड नवंबर तक हम इनको वीट को मतलब उसकी क्रॉपिंग हो जाती है। तो जो रबी क्रॉप है इसकी लीन पीरियड होती है लगभग मिड नवंबर से मिड मार्च तक, और इसका हार्वेस्ट सीजन मिड मार्च और अप्रैल में होता है। तो फिर खरीफ क्रॉप में ये जो अगस्त से मिड अक्टूबर, और रबी क्रॉप के लिए ये जो मिड नवंबर से मिड मार्च, ये जो टाइम पीरियड हैं इसमें जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है उसे ही हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, ये है 7 तरह की। अब हम 7th नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ये भी आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ कॉज ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज दुनिया भर में जो भी इकोनॉमीज़ हैं वहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है। यानी जो फैक्ट्रीज़ लग रही हैं उन फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी मशीनें लग रही हैं, इक्विपमेंट्स लग रही हैं। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स और इक्विपमेंट की हेल्प से हो रही है
तो जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होता है, बिकॉज प्रोडक्शन इज mainly असिस्टेड बाई मशीन्स, इक्विपमेंट एंड द न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो ऑटोमेशन की वजह से है। यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखिए क्या है कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी होती है जब आप कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स अपनाते हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो आपको कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट तो लगभग पूरा हो चुका है, अब वो उसे ऑटोमेट कर रहे हैं। यानी जो मशीन्स, इक्विपमेंट प्रोडक्शन में जो मेजर रोल प्ले कर रही थी और वहाँ मैन पावर की भी नीड थी, लेकिन अब वो बचे खुचे मैन पावर को भी रिप्लेस कर रहे हैं, उसे फुली ऑटोमेटेड कर रहे हैं। तो जब वो ऑटोमेशन करेंगे तो जो भी लोग वहाँ काम कर रहे थे उनकी नौकरी जाएगी। सो नाउ द ऑटोमेशन इज ए मेजर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़। जबकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होने का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कम हो रहा है। और जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो देखिए जो हमारा पोस्ट रिफॉर्म एरा था 1991 में, जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया, तो 1991 से 2004 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रेसिव थी। पर हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो तो इम्प्रेसिव था, पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। तो हम इस फेज को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। तो 1991 से 2004 का पीरियड अगर इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही, तो उसकी वजह थी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। बिकॉज मेनली इस दौर में सर्विस सेक्टर ग्रो किया था, तो उसका इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन इम्प्रेसिव था, और जो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रहे थे दैट इज़ मेनली कैपिटल इंटेंसिव। तो जो सर्विस सेक्टर है ये बहुत कम जॉब क्रिएट कर पाता है, ठीक है। और जब भी आप कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी कम हो जाता है। सो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया इन द पोस्ट रिफॉर्म एरा ड्यूरिंग 1991 टू 2004। अब आखिरी जो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट इज़ द 8th नंबर। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ द सिचुएशन ऑफ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जॉब बाय एन इंडिविजुअल। यानी जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये एक तरह का टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये तब देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी बदलता है। और ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी एक जॉब को छोड़ता है तो उसको दूसरी जॉब ईजिली नहीं मिलती है। पहली जॉब छोड़ने से और दूसरी जॉब पाने के बीच में वो जो जॉब सर्च कर रहा होता है, उस दरमियान जो वो एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करता है, उसी सिचुएशन को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, बिकॉज डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो पीपल usually get one offer then leave the job, or once they leave the job they get easily another offer within few weeks. But in developing or underdeveloped economies finding another job might be difficult, so sometimes people seek job for a longer period of time. That is why they are temporary unemployed, maybe for months. Okay, so frictional unemployment is prevalent in developing economies. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार इनको ब्रीफली रिवाइज करते हैं। तो मैंने बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट मेनली डिस्गाइज्ड या हिडन और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं।
डिस्गाइज्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? डेवलपिंग इकॉनमी में, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इनके क्या फीचर्स होते हैं मैंने बता दिया। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं उसका भी कारण बता दिया। इसकी वजह से क्या नुकसान होता है? तो जो भी लोग, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो मतलब ऑप्टिमली नीडेड्स के ऊपर जितने लोग होते हैं उन सबका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। साथ ही साथ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो भी लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उन सब के हिस्से जो पर कैपिटा शेयर आनी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, एफिशिएंसी गिरती है, और जो एडिशनल लोग जुड़े हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन सबका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, बिकॉज उनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को हम सिंपली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। तो तीसरा क्या था? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां मैंने बताया कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। और वो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी क्या हो सकते हैं? स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, अनस्किल्ड लेबर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनकी वजह से ये रेपोकर्सन्स होते हैं, और इन रेपोकर्सन्स की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद फिर हमने देखा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और हमने ये भी देखा कि ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखने को मिलती हैं जिन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया हुआ है, बिकॉज उनके यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है प्रोडक्शन के लिए, और जब भी एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है तो प्रोडक्शन गिरता है, तो रिसेशन बनता है। या फिर अगर कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन बनती है जिससे कि प्रोडक्शन गिरे और रिसेशन बने, तो उस रिसेशन के दौरान जो कुछ बेरोज़गारी होती है उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड के फॉल की वजह से रिसेशन आने वाली थ्योरी जॉन मेनार्ड किनीस ने दी थी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि किनीसियन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है? इट इज़ ऑल्सो अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट डिमांड के गिरने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई है या रिसेशन आया है तो वो किनीसियन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। एग्रीगेट डिमांड गिरने के अलावा अगर कोई और रीजन है रिसेशन का तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ब्रॉडर देन किनीसियन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। ये भी आपको अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा जहाँ ढेर सारा वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। तो जब भी लीन पीरियड आता है या लीन सीजन जो आता है खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप के दौरान, उस लीन पीरियड में एग्रीकल्चर लेबरर्स के पास काम नहीं होता और इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट पहले लगभग फुली हो चुका है, तो आज के डेट में ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो उनके यहाँ ऑटोमेशन की वजह से जॉब जा रही हैं। और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं दे आर मेनली कैपिटल इंटेंसिव, दैट इज़ वाई लो जॉब क्रिएशंस आर देयर, दैट इज़ वाई हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर देयर। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी सीख कर रहा होता है या दूसरी नौकरी पाने तक के पीरियड में जब तक उसके पास काम नहीं होता है, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मेनली जो भी हैं बस इतने ही तरह के होते हैं। अगले लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।